हमारे देश में कई लोगों को जीते जी सरकारी कागजों में मार दिया जाता है और कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मरने के बाद भी राशन दिया जाने लगता है। सरकारी योजनाओं को देश के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने का सिस्टम क्या है, इसे आप लोगों को एक कहानी चित्रण के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। विश्वास दिलाता हूं कि कहानी बहुत रोचक लगेगी और साथ ही साथ आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि सरकारी तंत्र आखिर काम करता है तो कैसे काम करता है। नमस्कार, भव्य भारत न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि हमने बताया कि सरकारी मशीनरी कैसे काम करती हैं, कभी कभी तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी मजबूर हो जाना पड़ता है। कहानी का चित्रण कुछ इस प्रकार से है। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए और लाइक सब्सक्राइब अपने हिसाब से आप लोग करते रहें, क्योंकि यही हमारा उत्साह वर्धन करता है। तो चलते हैं उस कहानी की तरफ। एक बड़े मुल्क के राष्ट्रपति के बेडरूम की खिड़की सड़क की ओर खुलती थी। रोजाना हजारों आदमी और वाहनों का उस सड़क से गुजरना होता था। राष्ट्रपति इस बहाने जनता की परेशानी और दुख दर्द को जानने के लिए अपने जो सड़क की तरफ खिड़की खुलती थी, वहाँ जो दरवाज़ा था खिड़की का, वो हटा के देख लिया करते थे। राष्ट्रपति ने एक सुबह खिड़की का पर्दा हटाया। उस समय देखा कि भयंकर सर्दी है, चारों तरफ से कोहरा है, बहुत ज़्यादा दूर की चीज़ें दिखाई नहीं दे पा रही है। आसमान से जो फाग थे, जो कोहरे थे, वो गिर रहे थे। दूर दूर तक फैली सफ़ेद चादर थी। अचानक उन्होंने देखा कि एक बेंच के पास एक आदमी बैठा है और वह ठंड के मारे सिकुड़ रहा है, गठरी सा बन गया है। राष्ट्रपति ने यह दृश्य देखी और देखने के बाद सीधे पीएम को फ़ोन किया कि भाई आप दिखवाइए कि वह आदमी कैसे वहाँ पे बैठा है और उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। 2 घंटे बाद पीएम ने राष्ट्रपति को बताया कि सर वो एक भिखारी है, उसे ठंड से बचने के लिए अदद कंबल की ज़रूरत है। राष्ट्रपति ने कहा तो फिर ठीक है, उसे कंबल दे दो। अगली सुबह राष्ट्रपति ने खिड़की से फिर पर्दा हटाया और उन्हें वह दृश्य देखकर हैरानी हुआ, क्योंकि भिखारी वहीं पर जमा था, बैठा हुआ था। उसके पास ओढ़ने तक कंबल नहीं थी, कुछ था ही नहीं, तो बेचारा कहाँ जाए वो भी। राष्ट्रपति को गुस्सा आई और उसने पीएम से पूछा कि यह क्या, हमने तो कल कंबल बांटने के लिए कहा था, तो अभी तक उसे यह मदद क्यों नहीं पहुंची? उस भिखारी को अभी तक कंबल क्यों नहीं दिया गया? पीएम ने कहा कि मैंने आपके आदेश को सेक्रेटरी होम को बढ़ा दिया है। मैं अभी देखता हूं कि आदेश का पालन क्यों नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद सेक्रेटरी होम राष्ट्रपति के सामने पेश हुए और सफाई देते हुए बोले कि सर, हमारे शहर में हजारों भिखारी हैं। अगर एक भिखारी को कंबल दिया तो शहर के बाकी भिखारियों को भी देना पड़ेगा और शायद पूरे मुल्क में भी। अगर न दिया तो आम आदमी और मीडिया में भी भेदभाव का इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगने लगेगा। राष्ट्रपति को गुस्सा आ गई। तो फिर ऐसा क्या होना चाहिए कि उस ज़रूरतमंद भिखारी को कंबल पहुंच सके? सेक्रेटरी होम ने सुझाव दिया कि सर, ज़रूरतमंद तो हर भिखारी होता है, क्यों ना आपके नाम से एक कंबल ओढ़ाओ भिखारी बचाओ योजना की शुरुआत कर दी जाए। उसके अंतर्गत मुल्क के सारे भिखारियों तक राहत भी पहुंच जाएगी, कंबल भी पहुंच जाएगा, उनकी जान भी बच जाएगी और हमारे ऊपर किसी तरह का आरोप भी नहीं आएगा। राष्ट्रपति बड़े खुश हुए। अगली सुबह राष्ट्रपति ने खिड़की से फिर पर्दा हटाया तो देखा कि वो भिखारी अभी तक बेंच पर बैठा है। राष्ट्रपति उस समय आग बबूला हो गए। सेक्रेटरी होम को तलब किया। उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि सर, भिखारियों की गिनती की जा रही है ताकि उतने ही कंबल खरीदे जा सके। अगली सुबह जब भिखारी वहीं दिखाई दिया तो राष्ट्रपति खून का घूंट पीकर रह गए। सेक्रेटरी होम को फिर फौरन बुलाया गया, उनकी पेशी की गई। विनम्र सेक्रेटरी ने बताया कि सर,
ऑडिट ऑब्जेक्शन से बचने के लिए कंबल खरीद का शॉर्ट टर्म कोटेशन लगाया गया है। आज शाम तक कंबल खरीद हो जाएगी और रात में बांट भी दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि चलो यह ठीक है, लेकिन इस चेतावनी को मेरी आप लोग आखिरी चेतावनी मानना। अगली सुबह राष्ट्रपति ने खिड़की से फिर पर्दा हटाया तो देखा कि बेंच के इर्द गिर्द भीड़ जमा हुई है। राष्ट्रपति ने सोचा कि शायद सबको कंबल बांटने की योजना थी, सभी आ गए हैं तो इसलिए कंबल बांटने का काम शुरू हो गया होगा और जिसको हम मदद पहुंचाना चाह रहे थे वास्तव में उसे मदद पहुंच गई होगी। राष्ट्रपति ने पीएम को भेजकर पता लगाया कि आखिर ये जो भीड़ खड़ी हुई है क्या कंबल बांटने के लिए है या कोई और कहानी है, कोई और माजरा है। पीएम ने लौटकर बताया कि कंबल नहीं होने के कारण उस भिखारी की ठंड से मौत हो गई सर। गुस्से से लाल पीले राष्ट्रपति ने फौरन सेक्रेटरी होम को तलब किया। सेक्रेटरी होम ने बड़े अदब दिखाई दी, अदब भाव से पेश हुआ और बोला कि सर खरीद की कार्रवाई पूरी हो गई थी। आनन फानन में हमने सारे कंबल बांट भी दिए, मगर अफसोस कि कंबल कम पड़ गए। राष्ट्रपति ने पैर पटके कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, पहले उसको क्यों नहीं मदद पहुंचाई गई जो हमारी नज़रों के सामने नंगा था, ठंड में ठिठुर रहा था, कांपते हुए मैंने देखा। तो और लोगों की क्या स्थिति हुई, और तुमने कंबल खरीदी और सबको बांट दी और यहां आते आते खत्म हो गया। राष्ट्रपति का गुस्सा बिल्कुल परवान चढ़ चुका था। सेक्रेटरी होम ने नजरें झुकाकर बोला, श्रीमान पहले हमने कंबल अनुसूचित जाति को बांटी, फिर जनजाति के लोगों को दिया और फिर अल्पसंख्यक वर्ग को और फिर ओबीसी को। इतने में बांटने के बाद सारे कंबल खत्म हो गए। आखिर में जब उस भिखारी का नंबर आया तो कंबल एक भी नहीं बचा। राष्ट्रपति चिढ़ाने लगे। उनके मन में आया कि सेक्रेटरी होम को कोई कड़ी सजा दी जाए, लेकिन वो दे नहीं सकते थे। वैसे सेक्रेटरी होम ने भोलेपन से फिर कहा कि सर इसलिए कि उस भिखारी की जो जाति थी वो ऊंची जाति के था वो, और वह आरक्षण की श्रेणी में नहीं आता था, इसलिए उसको नहीं दे पाया। पहले अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी देने के बाद ही जब तक उसका नंबर आया वह मर चुका था। सर अब आप ही बताइए कि हम करें तो करें क्या। मीडिया वालों से भी बचना है, लोगों की नज़रों से भी बचना है, और इससे भी बचना है कि लोग ये न कहें कि वो राष्ट्रपति का बहुत करीबी था भिखारी, इसलिए उसको पहले बांट दिया गया। तो ये कहानी हमारे देश में चलती है और इस मुद्दे को उठाने वाला कोई नहीं है कि जो ज़रूरतमंद है उनको सबसे पहले कैसे दिया जाए, क्योंकि ये राजनीति का ज़माना है, राजनीति करनी होती है। अब इसी से जुड़ा हुआ हम आपको एक जो कहानी बताने जा रहे हैं वो भी बहुत मार्मिक है और वो सच्चाई से रूबरू रखता है, यानी कि सत्य कथा है, वो सत्य कथा पर आधारित है। मेरा नाम आर पांडे है या रेवती रमन पांडे है, आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो भी एक पांडे की ही कहानी है जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे, या राजीव गांधी से उनकी आमदरफ्त बहुत पहले से थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उनका क्योंकि उनको हर्ट होगी बातें, लेकिन उनकी कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। राजीव गांधी के बहुत करीबी मित्र थे, ये राहुल प्रियंका उनके गोद में खेले हुए हैं सब। तो एक बार राजीव गांधी उनको बुलाए और बोले कि पांडे आप ये बताओ कि सब ठीक तो है ना, किसी की नौकरी वोकरी तो नहीं लगानी है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा एक छोटा भाई है जो गांव में रहता है, पढ़ा लिखा है, अगर उसकी नौकरी लग जाए तो ठीक रहेगा। उन्होंने सीधे अपनी ओएसडी को बुलाया और बुला के सीधे बोला कि भाई ये पांडे जी हमारे बहुत करीबी हैं, आप लोगों को पता है, और इनके भाई का बायोडाटा रिज्यूम लेके और इनकी नौकरी जल्दी लगा के मुझे 1 सप्ताह के अंदर सूचित करो। बात आई गई हो गई। पांडे जी बेचारे बहुत खुश कि देखो इसको कहा जाता है दोस्ती का, कैसे लोग वो देते हैं, अपना सिला देते हैं। पांडे जी आ गए। अगले ही दिन फ़ोन आ गया ओएसडी साहब का कंसर्निंग रेलवे मिनिस्ट्री का कि सर
राजीव गांधी जी के प्रधानमंत्री की इच्छा है कि आपके भाई को नौकरी दिया जाए, तो आप यहाँ पे आके मिलिए। वो भागे भागे गए अपने रेलवे मंत्रालय में। रेल मंत्रालय में जाने के बाद उनको सारी कहानी बता गई कि देखो जी, यहाँ पे तो ऐसा है कि मंत्री तो कह देते हैं, लेकिन काम तो सिस्टम से ही होता है, और उस सिस्टम को फॉलो करने के लिए कम से कम 50,000 रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे। अब वो जो व्यक्ति थे, पांडे जी थे, वो बड़े अवाक रह गए कि पीएम के कहने के बाद भी 50,000 रुपये की डिमांड की जा रही है। फिर भी उन्होंने कहा कि चलो यार, कोई दिक्कत नहीं, खेत होता है, उसको बेच के अपना और दे देंगे। बोला कि भैया आप काम शुरू करो, हम आपको दे देंगे। 2-3 दिन के अंदर अंदर वो गांव पे गए और भाग के ला के 50,000 रुपये दे दिए। मैं उस सेक्रेटरी का भी नाम नहीं बताऊंगा आपको। करते करते 10 दिन बीता, 15 दिन बीता, महीने भर बीता, नौकरी नहीं लगी, पैसे हजम हो गए। फिर एक दिन अचानक फिर राहुल गांधी उनसे पांडे जी से राजू जी पूछ ही पड़े कि अरे वो क्या हुआ तुम्हारे भाई का, हो गया ना, तुम तो एक मिठाई भी नहीं लाए हमारे पास। तो फिर वो बेचारे बड़े संकुचित विचार से कहे कि बस रहने दीजिए, आपसे नौकरी नहीं लग पाएगी। बोले क्यों? जैसे ही इतना कहते और अगला शब्द बताते हैं कि वहीं माधवराव सिंधिया जी मौजूद थे, जो अब दिवंगत हो चुके हैं। तो उन्होंने रोक दिया, अरे अरे भाई साहब, रुको रुको रुको, पांडे जी आप मेरे यहाँ आओ, मैं आपको बता दूंगा, नौकरी लग जाएगी आपकी। और तब उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करना कि ये कहानी मत बताना कि हमने 50,000 रुपये दिए हैं, तुम 50,000 रुपये मेरे से ले लो, और ध्यान रखना कि अब नौकरी नहीं लगी तो नहीं लगेगी। और ऐसा कह के वो अपने पास से 50,000 रुपये दिए और सेक्रेटरी का उन्होंने बचाव कर लिया। फिर कहानी आई गई हो गई, न राजीव गांधी ने उस लड़के के बारे में पूछा और न ही वेद जी वहाँ जाने की हिमाकत किए। तो इस तरह से एक अच्छी खासी दोस्ती भी बिगड़ के रह गई। बस इस कहानी से आपको ये मैं लेसन लेने की बात करता हूँ कि चाहे नेता कितना भी बड़ा हो, आप उसके बलबूते पर कोई काम करने की हिमाकत मत करना। नहीं तो ये जो सरकारी मशीनरी है ना, इस तरह से आपको फंसाती है कि आपको दिन में ही तारे दिखाई देने लगेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।